तो मूवी का स्टार्ट ईयर 1962 में होता है। हमें समंदर में एक बहुत बड़ी शिप दिखाई जाती है और ये शिप काफी एक्सपेंसिव शिप थी। शिप में हम कुछ रिच लोगों को पार्टी में डांस करता हुआ देखते हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम होता है केटी। केटी उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही थी क्योंकि वो बोर हो रही थी, इसीलिए वो एक जगह पर बैठी वर्ड्स पजल सॉल्व कर रही होती है। थोड़ी देर बाद शिप का कैप्टन केटी को ले जाकर डांस करवाता है अपने साथ। तभी हम शिप के आउटर रूम में एक आदमी को छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं जो कि एक वायर इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है, जिससे एक बारीक सी वायर लोगों में से गुजरती हुई लोगों को छूती हुई वहां से जाती है। वायर की वजह से वहां डांस करने वाले सब लोगों की डेड बॉडीज दो हिस्सों में कट जाती हैं। सब की सब बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं और वहां पर सिर्फ केटी बच पाती है क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है इसलिए। फिर केटी उस कैप्टन की तरफ देखती है जो उसके साथ डांस कर रहा होता है। कैप्टन का फेस भी दो हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर केटी काफी डर जाती है और काफी पैनिक हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। हम समंदर की एक बोट में एक हेल्प ग्रुप को देखते हैं। ये ग्रुप समंदर में फंसे हुए शिप्स की हेल्प करता था, उन्हें बाहर निकालता था। ये ग्रुप एक शिप को बाहर निकाल रहे होते हैं और इस काम के लिए उन सबको काफी बड़ी अमाउंट मिलती थी। अपने मिशन में कामयाब होने के बाद ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। इस ग्रुप में टोटल 6 लोग थे, एक फीमेल थी और बाकी सारे मेल थे, जिनमें ग्रुप का एक कैप्टन भी था और सब लोग उसे अपना लीडर समझते थे। ग्रुप की फीमेल मेंबर का नाम था एप्स और बाकी 4 उनके साथी थे। ये लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके पास जैक नामी एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं एक वेदरमैन हूँ। वो कहता है कि मैंने एक समंदर के बीच फंसा एक शिप देखा है और जो भी उस शिप को वहाँ से निकाल देगा वो शिप उसका हो जाएगा। जैक कहता है कि उसमें से जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा उसमें से 20% मुझे चाहिए, क्योंकि आखिर मैंने ही तो शिप के बारे में बताया है। तब ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप के मेंबर से इस बारे में डिस्कशन करता है। पहले पहले तो सब इस डील के लिए इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ग्रुप का लीडर कहता है कि शिप में से उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वो 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और इसी वजह से सब इस डील पर एग्री हो जाते हैं। लीडर जैक को कहता है कि मैं तुम्हें 20% नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ 10% दूंगा और जैक सिर्फ 10% लेने पर भी एग्री हो जाता है। वो कहता है कि मगर इसके लिए एक शर्त है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही जाऊंगा। अगले दिन ये लोग अपनी टो बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन जब ये लोग शिप की लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई शिप नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शिप कहीं पर गायब हो गया हो, लेकिन सडनली वो शिप उनकी बोट के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोट शिप से टकरा जाती है, लेकिन किसी को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता। और ये वही शिप थी जिस पर 1962 में लोग मारे गए थे, जहाँ पर केटी भी थी। ग्रुप का लीडर उन्हें बता रहा होता है कि ये शिप 40 साल पहले गायब हो गया था। जैक और ग्रुप का एक मेंबर अपनी टो बोट पर ही रुकते हैं, जबकि बाकी लोग शिप को चेक करने के लिए जाते हैं। वहीं पर हम उस बच्ची केटी के वर्ड्स पजल को पड़ा हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई सोल उन वर्ड्स को वेलकम बना देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई एंटिटी उनका वेलकम कर रही है। लीडर कहता है कि जंग लगने की वजह से शिप का फ्लोर कमजोर हो चुका है, इसीलिए ध्यान से चलें। थोड़ी देर बाद एक जगह टूटने की वजह से उनमें एक मेंबर गिरने लगता है, लेकिन एप्स उसे पकड़ लेती है। तभी एप्स को नीचे वो बच्ची केटी खड़ी हुई दिखाई देती है, जो पलक झपकने पर ही गायब हो जाती है। फिर उन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है। एप सोच रही थी कि वो बच्ची उसकी इमेजिनेशन हो गई और कुछ भी नहीं। उन्हें वहाँ पर एक डिजिटल वॉच भी मिलती है और ये बात काफी स्ट्रेंज थी, क्योंकि जब ये शिप गायब हुई थी तब डिजिटल वॉच होती ही नहीं थी। ये देखकर लीडर कहता है कि मे भी हमसे पहले यहाँ पर कोई आया हो और ये वॉच उसकी हो। फिर वो कहता है कि हमें कुछ टाइम रेस्ट कर लेना चाहिए, सुबह होते ही हमें शिप को यहाँ से ले जाएंगे। फिर ये सब वापस अपने टॉ बोट में आ जाते हैं। जैक ग्रुप के लीडर से पूछता है कि आखिर ये शिप यहाँ पर आई कैसे होगी। तब लीडर उसे किसी दूसरी शिप की स्टोरी सुनाता है और वो शिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान समंदर में गई थी। अजीब बात तो ये है कि उस शिप के सारे लोग गायब हो गए थे, मगर वो शिप आज भी किसी समंदर में है और तैर रही है। ये सुनकर कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता और वो उसे मजाक ही समझते हैं। जैक ऐप से पूछता है कि जब से तुम शिप से आई हो तुम चुपचाप हो, इसकी क्या वजह है। एप्स कहती है कि मैंने उस शिप में एक बच्ची को देखा है। जैक कहता है कि समंदर में हेल्यूसिनेशंस होना नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ये जान पाते हैं कि शिप में एक बहुत बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये शिप डूब रही है। इसी वजह से ये शिप को पुल करके तो नहीं ले जा सकते। फिर ये सब शिप पर जाकर अपने अपने
कामों पर लग जाते हैं जहाँ पर उन सब के साथ अजीबोगरीब होने लगता है। एब्स एक खाली स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर बुलेट्स पड़ी हुई थी जो कि खाली थी। जब वो पूल से बाहर आ रही होती है तो उसे एक बार फिर से केटी वहाँ पर नजर आती है। डर की वजह से एब्स पूल में जाकर गिरती है जिससे उसका थोड़ा सा ब्लड निकलता है और उसके खून को वो पूल सक कर लेता है। तभी जैक वहाँ पर आकर एब्स को पूल से बाहर निकालता है। ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं मगर पूल पूरा खून से भर जाता है जिसके अंदर डेड बॉडीज तैर रही होती हैं। लीडर को कैप्टन रूम में वाइन का एक गिलास मिलता है। लीडर उसे पीने की कोशिश करता है लेकिन मिरर में लीडर को शिप के कैप्टन की रिफ्लेक्शन नजर आती है जिससे वो डर जाता है। एक मेल मेंबर को भी किसी की सिंगिंग करने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करता है लेकिन जहाँ से आवाज आ रही होती है उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन वहाँ पर हमें सिंगर लेडी का गोस्ट दिखाई देता है। ये वही सिंगर थी जो 1962 की पार्टी में गाना गा रही थी। जैक और एब्स एक रूम में जाते हैं जहाँ पानी में इन्हें बहुत सारे डेड बॉडीज मिलती हैं। डेड बॉडीज गल गई थी क्योंकि वो महीनों पुरानी लग रही थी। ये दोनों फौरन उस रूम से बाहर आ जाते हैं। एब्स जैक को कहती है कि एक सेकंड के लिए भी हम यहाँ पर अब स्टे नहीं करेंगे। तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े हुए कुछ बॉक्सेस पर पड़ती है जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। एब्स अपने बाकी ग्रुप के मेंबर्स को भी वहाँ पर बुला लेती है। वहाँ पर टोटल 10 बॉक्सेस थे जो सारे के सारे सोने से भरे हुए थे। इतना सारा खजाना देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। एक मेंबर कहता है कि इस शिप में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर किसी लेडी के गाने की आवाज सुनाई दे रही है। उसे यहाँ पर एक सिगरेट भी मिली थी जो कि जली हुई थी। यहाँ पर भी सब लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और मजाक ही समझते हैं। लीडर कहता है कि ये सारा सोना लेकर हमें अपनी बोट में वापस जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। वो कहता है कि शायद अब मुझे नहीं लगता कि इस शिप को यहाँ से ले जाने की जरूरत है, लेकिन उस शिप की डिमोनिक पावर ये नहीं चाहती थी कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। हम देखते हैं कि उनकी टो बोट की कोई गैस लीक कर रहा है अपने आप। केटी फिर से एब्स को नजर आकर उसे अलर्ट करती है लेकिन कोई दूसरी सॉल केटी को वहाँ से ले जाती है। जैसे उनका एक साथी बोट को स्टार्ट करता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे उनका एक साथी मारा जाता है। इस इंसिडेंट में उनके 2 साथी इंजर्ड हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके थे। उस साथी की मौत का रिस्पॉन्सिबल लीडर खुद को समझ रहा था क्योंकि वही तो उनको यहाँ पर लाने वाला था। एब्स लीडर को कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है और वो ये कि शिप को रिपेयर किया जाए और यहाँ से निकला जाए, लेकिन उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। 2 साथी खाना ढूंढने किचन में जाते हैं। उन्हें वहाँ पर खाना मिल जाता है और वो उसे खाते हैं और वो खाना उन्हें बहुत यमी लग रहा होता है, लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि वो तो कीड़े खा रहे हैं। जब उन्हें ये पता चलता है तो उन्हें वॉमिट होने लगती है। ये कोई आम शिप नहीं थी बल्कि गोस्ट शिप थी जिसमें कोई गड़बड़ थी और ये शिप उनके साथ खेल रही थी खिलौने की तरह। लीडर को भी ट्रेन का कैप्टन नजर आने लगता है। इवन दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। एब्स केटी को ढूंढते ढूंढते एक रूम में आ जाती है। उनका दूसरा साथी हेल्यूसिनेशन की वजह से एक पार्टी में पहुंच जाता है और पार्टी में जो लड़की उसके साथ डांस कर रही होती है वो वही फीमेल सिंगर थी जिसकी आवाज वो काफी देर से सुन पा रहा था। एक रूम में एब्स को केटी का स्केलेटन लटका हुआ मिलता है। तभी केटी का भूत भी एब्स के सामने आ जाता है। केटी एब्स को बता रही होती है कि ईयर 1962 में मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी जो अब तो शायद मर चुके होंगे। शिप का कैप्टन लीडर को बताता है कि ये सारा सोना हमने किसी दूसरी शिप से चुराया था और उसमें सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था। कैप्टन लीडर को किसी की एक पिक्चर दिखाता है जिसे देखकर वो लीडर काफी शॉक्ड रह जाता है और काफी डर भी जाता है। दूसरी तरफ केटी एप्स को कुछ बता रही होती है। केटी कहती है कि उसे बहुत सारे सोल्स चाहिए और जब उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो मेरी सोल यहाँ से आजाद भी हो जाएगी। मगर इससे पहले कि केटी कुछ और बता पाती, एक घोस्ट उसे गायब करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन गायब होने से पहले केटी एप्स को यहाँ से भाग जाने की एडवाइस करती है। दूसरी तरफ लीडर अपने ग्रुप के मेंबर्स को रियलिटी बताना चाहता था कि आखिर वो पिक्चर में कौन था और इस सब के पीछे किसका हाथ है, मगर उसे तो उसका मरा हुआ साथी नजर आ रहा था जो कि जला हुआ था। वो लेडी सिंगर उनके साथी को एक जगह पर ले जाती है। जब वो लेडी के पास जाता है तो वो काफी ऊंचाई वाली जगह से गिरता है और मारा जाता है। एप्स अपने लीडर को ढूंढ लेती है लेकिन लीडर को तो एप्स में भी वो मरा हुआ, वो जला हुआ साथी ही नजर आ रहा था, जिसकी वजह से वो लीडर एप्स को मारने की कोशिश करता है लेकिन एप्स उसके अटैक से खुद को बचा लेती है। सब समझते हैं कि उनका लीडर अब नॉर्मल हो चुका है, इसीलिए वो उसे एक आयरन चैम्बर में बंद कर देते हैं। तब तक
जब तक उनका लीडर नॉर्मल नहीं हो जाता। फिर एप्स की बात मानकर सब लोग इस शिप को रिपेयर करने लगते हैं। एप्स को एक बार फिर से केटी नजर आती है। अब क्योंकि केटी एक अच्छी सोल थी, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए एप्स को रियलिटी बताने के लिए उसी रात में ले जाती है जब वो सारा इंसिडेंट हुआ था। शिप के कुक ने खाने में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से मोस्टली लोग मारे गए। शिप के कुछ ग्रुप के लोग थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। फिर वो ग्रुप स्विमिंग पूल के लोगों को भी शूट करके मार डालते हैं। इसीलिए एप्स को वहाँ पर खाली बुलेट्स मिली थी। सबको मारने के बाद वो ग्रुप के लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। उन्हीं लोगों ने केटी को मारकर उसे उसके रूम में लटका दिया था। ये सब कुछ वो शिप को हासिल करने के लिए कर रहे थे। जैक ही वो पर्सन था जिसने सबको मार डाला, और कैप्टन ने जिसकी पिक्चर लीडर को दी थी वो भी जैक ही था, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गया और इन लोगों को भी वो इस गोल्ड शिप में लेकर आया है। असल में जैक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक डीमन है जो लोगों को मार डालने के बाद उनकी स्पिरिट्स को कलेक्ट करता है और फिर उन्हें कैद कर लेता है। एप्स ये रियलिटी जानकर अपने लीडर के पास आती है, लेकिन उनका लीडर भी मर चुका था क्योंकि जिस चैम्बर में उसे कैद किया गया था वो पानी से भर गया था। एप्स अपने दूसरे साथी को कुछ बताने लगती है कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। एप्स ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो जैक के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, लेकिन वो अपने साथी को केयरफुल रहने को बोलती है। फिर एप्स अपने दूसरे मिसिंग साथी को ढूंढने जाती है और वो साथी मशीन रूम में फंस गया था जो कि अब पानी से भर चुका था। लेकिन सडन इंजन ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से वो साथी कटकर मारा जाता है। जैक को पता चल चुका था कि ये लोग उसकी रियलिटी जान चुके हैं और वो उसी मेल मेंबर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मेल मेंबर जैक को ही शूट कर देता है। फिर वो मेल मेंबर वो साथी एप्स के पास आता है और कहता है कि मैंने जैक को मार डाला है। एप्स एक बॉम्ब से पूरे शिप को ब्लास्ट करने वाली होती है, लेकिन वो साथी एप्स को लालच देकर ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ब्लास्ट की वजह से हमारा सोना भी डूब जाएगा, लेकिन एप्स उसकी कोई भी बात नहीं मानती। लेकिन ये साथी असल में जैक था जो कि उनके साथी का रूप लेकर वहाँ पर आया था। जैक कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और लोगों से गुनाह करवा के उनकी जान ले लेता हूँ और फिर उनके सॉल्स को अपने साथ ले जाकर कैद कर देता हूँ। मैं अपने सारे विक्टिम्स के हाथों पर हुक का सिंबल बनाता हूँ जिससे वो मेरी बात को फॉलो करते हैं, और मेरे लोग ही तुम्हारे ग्रुप के लोगों को मार रहे हैं और मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारे ग्रुप को यहाँ पर लाया था जिससे मेरी सॉल्स की लिमिट पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो गई तो वो सारी सॉल्स आजाद हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। वो एप्स को एक चांस देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और नहीं मारूंगा अगर तुम शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करोगी, लेकिन एप्स उसकी बात नहीं मानती। इसी वजह से जैक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एप्स एक गन से बॉम्ब के ट्रिगर को दबाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। शिप में ब्लास्ट होने की वजह से वो डूबने लगती है। केटी वहां से निकलने में एप्स की हेल्प करती है। एप्स उस शिप से आजाद होती हुई सॉल्स को देख रही होती है। फिर केटी एप्स को थैंक्स बोलती है और हेवन यानी जन्नत में चली जाती है। एप्स को एक दूसरी शिप के लोग देख लेते हैं जो उसे रेस्क्यू करते हैं। एप्स तभी वहां पर जैक को देखती है जो दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो उस शिप में सोना भी लेकर जा रहा था ताकि लालच में लोग एक दूसरे को मार डालें। एप्स जैक को देखकर चिल्लाती है और उसकी चीख के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। स्लिट माउथ वुमेन। स्कूल में 3 स्टूडेंट्स को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है। ये स्टूडेंट स्लिट माउथ वुमेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है ओना। ये स्टूडेंट्स अभी बातें कर रही होती हैं कि तभी उनकी टीचर वहाँ पर आ जाती है और टीचर का नाम होता है क्योकू, और टीचर उन्हें अपने घर जाने को बोलती है। सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और हम एक केबिन से एक लेडी को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। उस लेडी के लंबे लंबे बाल थे और उसने हाथ में सीजर पकड़ी हुई थी। फेस पर मास्क लगाया हुआ था और उसकी शक्ल काफी ड्राउनी और काफी क्रीपी लग रही थी। उस वक्त हम उसी स्कूल के मेल टीचर को देखते हैं जिसका नाम होता है नोबोरू। नोबोरू को एक आवाज सुनाई देती है और वो ये कि एम आई प्रीटी यानी क्या मैं खूबसूरत हूँ। फिर हम 3 बच्चों को देखते हैं जो उस लेडी यानी ओना को ढूंढने वहाँ पर आए थे। वो बच्चे उस लेडी के लिए वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ओना डेली 5 बजे शाम को यहाँ पर आती है। वो बच्चे अभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओना आकर उन तीनों में से एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ये देखकर बाकी दोनों बच्चे डर जाते हैं। उस बच्चे के मिसिंग होने की वजह से स्कूल में ये डिसाइड किया जाता है कि सब स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर उन्हें उनके घर पर ड्रॉप किया जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर क्योकू और नोबोरू की ही लगाई जाती है। एक फीमेल स्टूडेंट माइका घर जाना नहीं चाहती थी।
कोयोको जब उसके घर ना जाने का रीजन पूछती है तो बच्ची कहती है कि मेरी मदर मुझे रोज टॉर्चर करती है और मेरी मदर अच्छी नहीं है बल्कि वो बुरी है। इस बात पर टीचर कोयोको उस पर काफी गुस्सा करती है, जिसकी वजह से माइका वहाँ से भाग जाती है, जिस पर कोयोको सोचती है कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए कोयोको भी माइका के पीछे भागती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओना आकर माइका को पकड़ लेती है। खुद को बचाने के लिए माइका उसके फेस से मास्क रिमूव कर देती है। कोयोको जब ओना का फेस देखती है तो वो डर जाती है। ओना जब माइका को पकड़ लेती है तब मेल टीचर नबोरू को फिर से वो साउंड सुनाई देता है, यानी एम आई प्रीटी। आवाज को फॉलो करते हुए नबोरू एक जगह पर पहुंचते हैं जहां कोयोको बैठी होती है और डरी और सहमी होती है। कोयोको पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि ओना ही है वो जो सब बच्चों को गायब कर रही है। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि कोयोको और नबोरू को एक पिक्चर मिलती है और जो लड़की उस पिक्चर में थी वो सेम ओना जैसे ही लग रही थी। नबोरू कहता है कि ये पिक 30 साल पुरानी है और एक बार फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, एम आई प्रीटी। नबोरू और कोयोको आवाज को फॉलो करते करते एक घर तक पहुंच जाते हैं और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक लड़के को ओना ने पकड़ रखा है। ओना उस लड़के को मारने ही वाली होती है कि ये दोनों उसकी जान बचाते हैं। कोयोको ओना को चाकू से स्टैब करती है और उसे मार डालती है। वो देखते हैं कि जिसे कोयोको ने मारा है वो ओना नहीं है बल्कि उस बच्चे की मदर है, जिस बच्चे की जान उन्होंने अभी अभी बचाई थी, और बच्चे की मदर को ओना ने पोजेस कर लिया था। असल में ओना मरी ही नहीं थी, जिंदा थी और वो आजाद हो जाती है। ओना जब किसी को भी पोजेस करती थी तब उसे तेजी से खांसी होने लगती थी। इसके बाद नोबोरू कोयोको को एक बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि ओना असल में मेरी मदर है जो 30 साल पहले मर चुकी है। फिर हमें 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबोरू की मदर ओना बीमार थी, जिसे बहुत ज्यादा कफ थी और वो हर वक्त खांसती ही रहती थी। इसके साथ साथ वो मेंटली डिसेबल भी थी। मेंटल बैलेंस इतना ज्यादा खराब था कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो अपने तीनों बच्चों को टॉर्चर करती है और इसी वजह से उनमें 2 बच्चों की डेथ हो जाती है और सिर्फ नोबोरू ही जिंदा बच पाता है। उनकी मदर ओना नोबोरू को भी नाइफ से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सडन उसकी मदर रिलैक्स हो जाती है। वो नोबोरू को कहती है कि इस नाइफ से तुम मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन नोबोरू ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और रोने लगता है कि मेरी मदर कैसी बातें कर रही है। ओना कहती है कि इस चाकू से मेरे गले पर वार करो, लेकिन एक बार फिर से नोबोरू इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ओना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो नोबोरू को मारने के लिए आगे बढ़ती है और इस बार सच में नोबोरू नाइफ से अटैक कर देता है, जिससे उसकी मदर का फेस कट जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नोबोरू को फिर से वही आवाज सुनाई देती है और ओना ने एक बच्चे की मदर को पोजेस भी कर लिया था और जिन 3 बच्चों में से ओना एक को किडनैप करके लाई थी वो उससे भी बड़ी बेरहमी से मार डालती है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसने माइका को भी बांधा हुआ था और अगली बारी माइका की ही थी। कोयोको और नोबोरू एक घर पर जाते हैं जिसकी छत रेड कलर की थी और ये ओना का घर था। नोबोरू को वहाँ जाकर याद आता है कि ये हमारा 30 साल पुराना घर है और यहीं पर उसने अपनी मदर की डेड बॉडी को छुपाया था। वहाँ जाकर नोबोरू को याद आता है कि उसकी मदर ने उन्हें गले पर स्टैब करने को बोला था, लेकिन नोबोरू ने ऐसा नहीं किया और उसके फेस को कट कर दिया और उसे स्लिट माउथ वुमेन बना दिया। इसी वजह से वो इस सब का बदला ले रही है। दोनों टीचर्स नोबोरू और कोयोको माइका को बेसमेंट से ढूंढ लेते हैं। वो वहाँ से वापिस आने लगते हैं कि तभी ओना अपने बेटे नोबोरू पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो माइका की तरफ आगे बढ़ती है। कोयोको एक बार फिर से उसके गले पर ही स्टैब करती है। वो लोग ये समझ रहे थे कि ओना मर चुकी है। तभी वहाँ पर माइका की मदर आ जाती है जो कि अपनी बेटी को ढूंढने वहाँ पर आई थी और ओना उसे भी पोजेस कर लेती है और ऐसा नेक पर वार करने की वजह से हुआ था। ओना तभी मर सकती है जब उसका अपना बेटा नोबोरू उसे जान से मार डाले। माइका की पोजेस्ड मदर अपनी बेटी माइका को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से नोबोरू उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो उसका गला काट देता है। इस सब के दौरान नोबोरू भी काफी इंजर्ड हो जाता है। वो कोयोको और माइका को बाहर जाने के लिए बोलता है और वो दोनों बाहर आ जाती हैं सही सलामत। फिर वहाँ पर काफी तेज अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कोयोको अपनी बेटी से मिलने जाती है और वो अपनी बेटी को सॉरी बोलती है क्योंकि कोयोको भी अपनी बेटी को टॉर्चर किया करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलते हैं। कोयोको को खांसी होने लगती है क्योंकि ओना उसे भी पोजेस्ट कर चुकी थी और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।